नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बायोलॉजी में अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोशिका। घटना चक्र से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसके नोट्स पढ़ रहे हैं। आप सभी यदि रेगुलर बेस पे यदि इसको आप रिवीजन करते रहेंगे खाली समय में, तो निश्चित तौर पर आपको सभी परीक्षाओं के लिए यह फ़ायदेमंद होगा। चाहे आने वाली बिहार पीसीएस परीक्षा हो, यूपी पीसीएस परीक्षा हो, या अन्य जो भी परीक्षाएँ जहाँ पर साइंस पर्याप्त पूछा जाता है और बायोलॉजी का महत्व है, वहाँ पर आप निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत सेल थियरी स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं यथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, शेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। कई बार आप सब देखे होंगे, शुरुआती आरंभिक कक्षाओं में भी ये पूछा जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया को उसका पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स क्रक है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी
तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक यानी माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन है तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये IAS 2001 में पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है प्रायंस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। दूसरा है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। तीसरा ऑप्शन है विषाणु समवायरॉइड एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। चौथा ऑप्शन है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। इसमें सही ऑप्शन है C, विषाणु समवायरॉइड एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। IAS में 2002 में पूछा गया था सवाल ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तीसरा ऑप्शन है परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसाधनी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसाधनियाँ होती हैं। IAS 2020 में सवाल पूछा गया। इसका सही उत्तर है 1 और 3 यानी C ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन सही है और तीसरा। पहला ऑप्शन था पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती, सही है। और तीसरा सही है परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसाधनी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसाधनियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो भिन्नता है वह है कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, नंबर 2 है केंद्रक, नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A सही है, यानी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। अगला ऑप्शन है निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? फिर वही प्रश्न दोबारा पूछा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वही शक्ति का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और डी ऑप्शन है A तथा B से। तो A तथा B दोनों सही है, यानी प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनती है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, B ऑप्शन है अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, C ऑप्शन है गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, D ऑप्शन है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2001 में IAS में सवाल पूछा गया। इसका सही उत्तर है B ऑप्शन सही है, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, यानी प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम जो है वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं? ऑप्शन है एपोप्टोसिस, काल प्रभावन, अपह्रासन, ऊतकक्षय। तो इसका सही उत्तर है एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन। इसका सही उत्तर है क्रेब्स चक्र, यानी श्वसन तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद
क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। तो आज हम लोगों का जो यह चैप्टर था, यह छोटा चैप्टर था। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।